जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज की जो टोटल सप्लाई आती है वो किन फैक्टर्स की वजह से आती है, और हम अभी तक ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि उस सप्लाई के नतीजे में या उन गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोड्यूस होने के नतीजे में जो इनकम जनरेट होती है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के दरमियान। कितना हिस्सा लेबर को मिलता है और कितना हिस्सा कैपिटल के ओनर्स को मिलता है। अब हम तीसरे टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो इस चैप्टर नंबर 3 का जो हमारा तीसरा टॉपिक है, विच इज कि व्हाट डिटरमिन्स द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने जो प्रोड्यूस किए हैं, इनकी सप्लाई तो आ गई हमारे पास, लेकिन इसकी डिमांड किस तरीके से डिटरमिन होती है मार्केट के अंदर, ये चीज हम थोड़ी सी डिस्कस करें। तो वी हैव सीन व्हाट डिटरमिन्स द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड हाउ इनकम फ्रॉम प्रोडक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये दो टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं, वर्कर्स को और ओनर्स ऑफ कैपिटल को। अब हम कहते हैं कि जी एग्जामिन हाउ द आउटपुट फ्रॉम प्रोडक्शन इज यूज्ड, कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं ये किस तरीके से यूज होती हैं। टू सिंप्लीफाई आवर एनालिसिस फॉर नाउ वी विल कंसीडर अ क्लोज्ड इकोनॉमी वेयर नेट एक्सपोर्ट्स आर इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे सबसे नीचे एक इक्वेशन लिखी हुई आपको नजर आ रही है, ये वही इक्वेशन है जो हमने जीडीपी की बनाई थी। जीडीपी की इक्वेशन हमारी थी कि y इज इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी प्लस nx, यानी कि आउटपुट जो होता है हमेशा हमारा बराबर होता है C consumption which is our consumption, हम चैप्टर नंबर 2 में देख चुके हैं, I which is our investment, G our government expenditure and NX is our net exports। लेकिन हम अभी अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और हम कहते हैं कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जहां से ना सामान बाहर जा रहा है और ना जहां पे सामान मुल्क के अंदर आ रहा है, यानी ना इम्पोर्ट्स है और ना एक्सपोर्ट्स है, विच मीन्स कि नेट एक्सपोर्ट्स वाला हमारा जो वो है एलिमेंट है वो हमारा इसमें से हमने निकाल दिया। तो एक क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर जितना भी आउटपुट होता है उसके तीन ही यूजेस होते हैं। y which is our output is always equal to c plus i plus g, यानी हम या तो चीजों को जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं, या फिर चीजों को हमारी गवर्नमेंट कंज्यूम कर लेती है, या फिर हम उन चीजों को इन्वेस्ट कर देते हैं, या फिर इन तीनों के अंदर हमारी टोटल प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो हमारा जो सबसे पहला है इसके अंदर एलिमेंट वो है हमारा कंजम्पशन। हमारे मुल्क में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हाउस होल्ड्स कंज्यूम कर लेते हैं। हाउस होल्ड्स को रिसीव होती है इनकम, उसके बाद वो पे करते हैं टैक्सेस जो कि गवर्नमेंट के पास जाते हैं। अगर आपको याद करना हो थोड़ा सा, तो इसी चैप्टर के शुरू में हमने एक पिक्चर बनाई थी छोटी सी, या हमने एक छोटी सी डायग्राम शेयर की थी, जिसके अंदर हमने कहा था कि हाउस होल्ड्स को जब इनकम मिलती है तो उनका पैसा तीन जगह पे जाता है, या तो वो पैसा वो सेव कर लेते हैं, या फिर वो पैसा गवर्नमेंट्स के पास जो है वो टैक्सेस की फॉर्म के अंदर जाता है, या फिर वो पैसा वो कंज्यूम कर देते हैं। तो हाउस होल्ड्स को जब इनकम मिलती है तो वो टैक्सेस पे करते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि उन्हें कितना सेव करना और कितना स्पेंड करना है। तो ये बेसिकली हाउस होल्ड्स की इनकम के तीन मेजर आप कहें कि यूजेस होते हैं। हम जो कुछ भी खाते हैं, यूज करते हैं, एंजॉय करते हैं या कंज्यूम करते हैं, वो तमाम की तमाम जो है वो कंजम्पशन के अंदर जाती है। जाहिर है कि अगर मैं क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ और कोई चीज मैंने प्रोड्यूस की है अपने मुल्क के अंदर, तो वो मुल्क के अंदर ही कंज्यूम हो रही है, वो बाहर नहीं जा रही है, बाहर से कोई चीज नहीं आ रही है। हम यहाँ पे क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। आउटपुट इज ऑलवेज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हम रिकॉल करते हैं द इनकम दैट हाउसहोल्ड्स रिसीव इक्वल्स द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी वाई। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम इसको कई दफा डिस्कस कर चुके हैं। द गवर्नमेंट दैट टैक्सेस हाउसहोल्ड्स इन अमाउंट ऑफ टी, तो उन टैक्सेस को फिलहाल हम टी का नाम दे रहे हैं। We define income after the payment of all taxes, which is y minus t to be disposable income। इसका मतलब ये हुआ कि एक नेशन की जितनी भी टोटल इनकम थी उसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट गवर्नमेंट ने टैक्सेस के नाम के ऊपर निकाल लिया है, और बाकी जो भी कुछ बच गया है वो इस मुल्क में रहने वालों की डिस्पोजेबल इनकम है। और इस डिस्पोजेबल इनकम में से लोग डिसाइड करते हैं कि क्या उन्हें कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो सेविंग के अंदर डाल देना है और बाकी कंज्यूम करना है। वैसे हमारे यहाँ यूजुअली ये होता है कि जो कंज्यूम हो जाता है उसके बाद जो कुछ बच जाता है उसको हम जो है वो बैंक के अंदर डाल देते हैं या अपनी सेविंग्स के अंदर डाल देते हैं किसी भी जगह। तो डिस्पोजेबल इनकम का अगर मैं फॉर्मूला आपको बताऊं तो दैट इज y माइनस टी, विच मीन्स के टोटल आउटपुट में से हम जगह टैक्सेस में निकाल देते हैं तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम बचती है, और डिस्पोजेबल इनकम में से हम कुछ अमाउंट सेव करते हैं और बाकी का कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये हमारी जो है वो कंजम्पशन होती है। अच्छा जी, तो कंजम्पशन के अंदर कहते हैं कि जी हायर लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम लीड्स टू अ ग्रेटर
कंजम्पशन ऑफ कोर्स कि हमारी जितनी भी जो है वो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती चली जाएगी उतनी ही हम मुल्क के अंदर पैदा होने वाली पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। देखिए अगर आपके पास 100 रुपये हैं और उसमें से 2 रुपये 20 रुपये हुकूमत ले लेती है इनकम टैक्स के नाम पे, सेल्स टैक्स के नाम पे या फिर किसी भी और चीज़ के टैक्स के नाम पे, तो आपके पास खर्च करने के लिए 80 रुपये बचते हैं। लेकिन अगर हुकूमत अपने 20 की बजाय जो है वो 10 रुपये टैक्स लेती है तो आपके पास खर्च करने के लिए 80 की बजाय 90 रुपये मौजूद है, विच विल लीड टू अ हायर कंजम्पशन। लेकिन अब यहाँ से अगर कंजम्पशन बढ़ेगी तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है वो कहीं ना कहीं से कम होगा। उसकी वजह है कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू सब कम होगा, और अगर यहाँ से कंजम्पशन डिक्रीज होगी तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स बढ़ सकते हैं। एनीवेज हम आगे चलते हैं। दिस इक्वेशन स्टेट्स दैट कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। The greater the disposable income is, the greater the consumption is. The relationship between consumption and disposable income is called the consumption function, जो हमने यहाँ पे लिखा है कि your overall consumption is a function of your disposable income। अच्छा जी, फिर हम एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं which is marginal propensity to consume। marginal propensity to consume क्या कहता है, हम इसको बड़े आराम से गौर से पढ़ते हैं और इसको नोट कीजिएगा जरा सा। is the amount by which consumption changes when disposable income increases by $1। मेरी डिस्पोजेबल इनकम के अंदर अगर $1 का इजाफा होता है तो वो कौन सा, तो मेरी जो कंजम्पशन होगी वो कितने अमाउंट से इंक्रीज होगी। जाहिर है कि अगर $1 से मेरी इनकम इंक्रीज हुई है तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम के अंदर जो मैक्सिमम इजाफा हो सकता है वो $1 ही हो सकता है, और जो मिनिमम इजाफा हो सकता है वो 0 हो सकता है। हर किस्म के लोग होते हैं, किसी की इनकम बढ़ती है तो वो कहता है मैं पूरी की पूरी इनकम खर्च करूंगा, किसी की इनकम कम बढ़ती है तो वो कहता है कि नहीं जी ये मैं पूरी की पूरी एडिशनल इनकम जो है वो सेव करूंगा। लेकिन जाहिर है कि अगर हम एक नेशन के लेवल के ऊपर जाएंगे तो हमें कोई ना कोई एवरेज तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किसी नेशन की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है। एन एक्स्ट्रा डॉलर ऑफ इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन बट बाय लेस देन $1। ठीक है जी। तो मिसाल के तौर पे अगर हुकूमत हमसे 100 में से 20 रुपए टैक्स ले लेती है तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम इस 100 रुपए में से 80 रुपए। अब मेरी इनकम के अंदर ₹1 का इजाफा हो गया और मेरी डिस्पोजेबल इनकम हो गई है 80 की बजाय 81, और मैं डिसाइड करता हूं कि मैं इस एडिशनल इनकम में से 60 पैसे बचाऊंगा और 40 पैसे खर्च करूंगा, तो मेरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.4। ठीक है जी। द मार्जिनल, अब इसको दोबारा पढ़ें जरा से डेफिनेशन को। द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द अमाउंट बाय व्हिच कंजम्पशन चेंजेस, मेरी कंजम्पशन चेंज हुई थी बाय 0.4 पैसास। व्हेन डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीजेस बाय $1, मेरी डिस्पोजेबल इनकम ₹1 से अगर बढ़ेगी तो। ठीक है जी। तो इस चीज का रिलेशन हमारे एक ओवरऑल सिनेरियो से जरूर है। अगर हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एग्जैक्टली 1 है, जितनी ज्यादा होगी, तो फिर होगा क्या उसके नतीजे के अंदर कि जब जब हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तब तब हम मुल्क के अंदर होने वाली ओवरऑल कंजम्पशन को बहुत ज्यादा जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, जिसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज बड़ी हद तक कंज्यूम हो जाएंगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के लिए हमारे पास पैसा कम बचेगा। अगर हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बहुत कम है, लेट्स से कि 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम जिस वक्त इंक्रीज होगी तो बहुत मुमकिन है कि हमारे जो है वो गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है या हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जो पैसा जा रहा है वो ज्यादा, और हमारी इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो सके दूसरे तरीके। तो ये तो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट। ठीक है जी। हमारा दूसरा कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम देखते हैं तो हम कहते हैं बोथ फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स परचेज इन्वेस्टमेंट गुड्स। हमने चैप्टर 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट की एक डिटेल डिस्कशन की थी और हमने कहा था कि जी इन्वेस्टमेंट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट होती है, रेजिडेंशियल फिक्स इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट होती है। तो हाउस होल्ड्स की बात करें हम या फिर हम फर्म्स की बात करें, इन्वेस्टमेंट होती है दोनों की तरफ से। The quantity of investment goods demanded depend upon the interest rate। अब देखें ये जो quantity of investment goods होती है डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करती है। रियल इंटरेस्ट रेट मेजर्स द, इसके बारे में हम अभी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। रियल इंटरेस्ट रेट मेजर्स द ट्रू कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड thus determines the quantity of investment। हमारा जो रियल इंटरेस्ट रेट है, अच्छा देखें दो किस्म के इंटरेस्ट रेट होते हैं जिस तरीके से हमने बात की थी कि नॉमिनल जीडीपी होता है, रियल जीडीपी होता है, बिल्कुल इसी तरीके से एक, अच्छा रियल जीडीपी क्या होता है कि जिसमें से हम इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को माइनस कर देते हैं।
बिल्कुल उसी तरीके से फिलहाल हम शॉर्ट बात करेंगे इस वक्त, इसलिए कि चैप्टर नंबर 4 के अंदर या 5 के अंदर जाके हम रियल इंटरेस्ट रेट और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है जो मुझे बैंक दे रहा है, रियल इंटरेस्ट रेट वो होता है जिसके अंदर मैं उस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को माइनस कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने बैंक के अंदर ले जाके 10,000 रुपए रखवाए और बैंक कहता है कि जी हम आपको इसके ऊपर 10% पर एनम का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। अब 1 साल के बाद मैं बैंक के अंदर जाता हूँ, मुझे 11,000 रुपए मिल गए, बैंक ने मुझे दिया है जनाब 10% का नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा कि जी मुझे जो 1,000 रुपए की अर्निंग हो गई। एक्चुअली 1,000 रुपए की मेरी अर्निंग नहीं हुई है, एक्चुअली मेरा 1,000 रुपए का फायदा नहीं हुआ है। फायदा मेरा वो है जब मैं इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को इसमें से माइनस कर दूंगा। पिछले 1 साल के अंदर 5% से इन्फ्लेशन बढ़ी है, विच मीन्स कि पिछले साल 10,000 रुपए की जो चीज थी इस वक्त वो 10,500 रुपए की है और मेरे हाथ में आए टोटल मिला के 11,000 रुपए। अब जो मेरा एक्चुअली जो फायदा हुआ है वो 500 रुपए का हुआ, जेब में मेरी 1,000 रुपए एक्स्ट्रा, लेकिन जो एक्चुअली मेरा फायदा हुआ है वो 500 रुपए का हुआ, विच मीन्स कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट तो 10% था, लेकिन रियल इंटरेस्ट रेट इज ओनली 5%, इसलिए कि बाकी के 5% से इन्फ्लेशन बढ़ गई है और मेरी जो परचेजिंग पावर थी उसके अंदर सिर्फ 5% से मेरी परचेजिंग पावर जो है वो ऊपर गई है। ठीक है जी। अब ये कहता है कि जो क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट गुड्स डिमांडेड है वो डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। इंटरेस्ट रेट के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करती है, हम थोड़ा सा इसको सिचुएशन को इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। अभी चंद दिन पहले तक हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी 28 जनवरी 2020 को, उसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि हम 13.25 के ऊपर अपने इंटरेस्ट रेट को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। फिर अभी चंद दिन पहले हमारे मुल्क में जिस किस्म के हालात हो गए ये वायरस की वजह से, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक मॉनेटरी पॉलिसी पिछले चंद दिनों के अंदर जारी की जिसके अंदर उन्होंने 75 बेसिस पॉइंट कम किया और उन्होंने कहा कि जी इंटरेस्ट रेट 12.5 के ऊपर आ गया। फिर अगले ही हफ्ते जो है वो एक और मीटिंग हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं जी इंटरेस्ट रेट हमारा जो है 11.5 के ऊपर आ गया। अब बात यह है कि अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ अपने बिजनेस को जो है वो उसकी जो फर्दर एक्सटेंशन करना चाहता हूँ, मैं एक हाउस होल्ड हूँ और मैं एक घर खड़ा करना चाहता हूँ, मैं बैंक के पास जाता हूँ, मैं बैंक से कहता हूँ कि जी मुझे जो है वो कर्जा चाहिए, इसलिए कि मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहता हूँ, या फिर मैं जो है वो एक जो घर बनाना चाहता हूँ। तो बैंक कहता है कि जी के विच इज काय बोर हमारा होता है, ठीक है, के जो है वो 11.5 के ऊपर इस वक्त जो हमारा के है, ठीक है, अच्छा 11.5 या शायद 11 के ऊपर लगा। बैंक कहता है कि जी हम K+5 के ऊपर आपको कर्जा देने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ उसके अंदर मुझे हर 1 लाख के ऊपर 16,000 रुपए K+5 11+5 16% पर एनम बन जाता है। हर 1 लाख रुपए के ऊपर 16,000 रुपए तो मुझे बैंक को दे देने हैं। तो भाई अगर मैं 16,000 रुपए बैंक को दे दूंगा तो मैं खुद क्या कमाऊंगा और मैं खुद क्या खाऊंगा, चाहे मैं अपना बिजनेस एक्सटेंड करना चाहता हूँ या मैं नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ या मैं इवन अपना जो है वो घर बनाना चाहता हूँ। तो अगर मैं हर 1 लाख के ऊपर 16,000 रुपए बैंक को ही दे रहा हूँ तो मुझे क्या फायदा है, मुझे तो कोई भी फायदा नहीं है। तो हुआ क्या कि मैंने कहा कि जी अगर मुझे रियल सेंस के अंदर किसी भी किस्म का कोई फायदा नहीं हो रहा है बैंक से कर्जा लेने के बावजूद भी या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने से, तो मैंने अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कैंसिल कर दिया। तो बेसिकली हमारे इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस जो है वो हमारे रियल इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। हमारा अगर हमारा जो है वो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है जी, और हमें बैंक, अच्छा एक चीज इसकी जो है वो एक और वो भी है, अगर ये पैसा मैं बैंक से लेने की बजाय मेरे पास जितनी भी सेविंग मौजूद है मैं उसको जो है वो जाके किसी बिजनेस के अंदर लगाता हूँ और इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा है और रेट ऑफ रिटर्न मेरा जो है वो बहुत कम है, ठीक है जी। तो हुआ यूं कि अगर ये पैसा मैं बैंक के अंदर उठा के रख देता तो देखिए नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जितना ऊपर जाता है बैंक उतना ही ज्यादा आपको जो पैसा पे भी कर रहा होता है। इन्फ्लेशन और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के दरमियान में जो डिफरेंस है वो रियल इंटरेस्ट रेट है। अगर मुझे बैंक से घर में बैठे बैठे बहुत सारा पैसा मिल रहा है
इसलिए कि रियल इंटरेस्ट रेट ज्यादा है या नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं जाके इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं ये पैसा उठा के बैंक के अंदर रख दूंगा। तो बात ये है कि हम ये सारे के सारे जो हमारा गेम है इन्वेस्टमेंट का, ये पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा आगे चल के इसको देखते हैं, और ये कहता है कि वाई एक्सिस के ऊपर इसने रियल इंटरेस्ट रेट लिया है, एक्स एक्सिस के ऊपर इसने क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट लिया है। ये रियल इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे बढ़ता जाता है, यानी कि लोगों का फायदा जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट की क्वांटिटी कम होती चली जाती है। अब देख रहे हैं हो क्या रहा है, बेसिकली नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर चला गया। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर जाने की वजह से मैंने बैंक से पैसा लेना छोड़ दिया, बल्कि मेरे पास जो पैसा बचा हुआ था वो भी मैंने बैंक के अंदर ले जाके जमा करवा दिया, ताकि इसके रिटर्न के अंदर मुझे एक अच्छा अमाउंट पैसे का मिल सके। तो मेरे पास जो पैसा था वो बेसिकली इन्वेस्ट हो सकता था, लेकिन चूंकि बैंक मुझे एक बहुत अच्छा अमाउंट पैसे का पे कर रहा है, तो मैंने ये पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय बैंक के अंदर ले जाके जमा करवा दिया। लेकिन अगर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे आ गया, इसका और इन्फ्लेशन का जो फासला है वो बहुत कम हो गया, और रियल सेंस के अंदर मेरी जेब में जो आ रहा है वो सिर्फ 2, 3 या 4% है, यानी कि नॉमिनल इंटरेस्ट रियल इंटरेस्ट रेट मेरा नीचे आ गया है। तो अगर रियल इंटरेस्ट रेट मेरा बहुत नीचे आ गया और मैं अपना सारा का सारा पैसा बैंक के पास ले जाके रखवा देता हूँ, तो मुझे सिर्फ 3 या 4% का फायदा होता है। मैंने कहा कि इससे बेहतर है कि इस पैसे को ले जाके मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो हमारा दूसरा पार्ट था। हमारा पहला पार्ट क्या था कि हमारे मुल्क में जितनी भी प्रोडक्शन हुई है उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट उसमें से हम कंज्यूम कर देते हैं, उसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट हम जो है वो सेव कर लेते हैं। हमारी सेविंग आगे चल के जो है वो इन्वेस्टमेंट बनती है, और कुछ अमाउंट उसका जो है वो गवर्नमेंट परचेजेस के अंदर चला जाता है, यानी कि गवर्नमेंट अपनी गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट का हर साल जो बजट आता है, आप देखते हैं मई के महीने में बजट आता है, जुलाई से वो बजट जो है एप्लीकेबल होता है, उसके अंदर बेसिकली फिस्कल पॉलिसी हम कहते हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट के रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर्स की एक समरी होती है। तो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट कंज्यूम कर लेती है, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज मुल्क के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। Whenever government purchases at local or federal level, is considered government purchases. The other type of अच्छा दूसरी चीज जो है वो ट्रांसफर पेमेंट्स है। ये सारी की सारी ट्रांसफर पेमेंट्स जो होती है, ट्रांसफर पेमेंट्स हम कह लेते हैं कि बेरोजगारी अलाउंस हो सकता है, बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड हो सकता है, ये सारी की सारी गवर्नमेंट पे तो करती है सारी की सारी चीजें, लेकिन ये सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट परचेजेस के अंदर इंक्लूड नहीं होती। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है, हमने चैप्टर 2 के अंदर भी डिस्कस किया था, कि ये पैसा जितना भी गवर्नमेंट देती है ट्रांसफर पेमेंट्स के नाम के ऊपर, इनके अगेंस्ट में चूंकि कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो हम इसको जीडीपी का पार्ट कंसीडर नहीं करते। ट्रांसफर पेमेंट्स, हाउएवर, ट्रांसफर पेमेंट्स डू अफेक्ट द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इनडायरेक्टली। उसकी वजह यह है कि ये पैसा जो गवर्नमेंट ने लोगों को दिया है, बेसिकली हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने आपसे पैसा लिया, जब गवर्नमेंट ने आपसे पैसे लिया तो डिस्पोजेबल इनकम नीचे चली गई पूरी आवाम की टोटल मिला के। उसके बाद यही ट्रांसफर पेमेंट जब वापस आवाम की तरफ आई, तो उसी अमाउंट से उनकी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो गई, जिस अमाउंट से उनके पास ये पैसा आया है। तो ये अपोजिट होते हैं टैक्सेस का। ट्रांसफर पेमेंट्स गवर्नमेंट आवाम से लेती है और आवाम को एज इट इज वापस कर देती है, इससे कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज नहीं करती, दिस इज व्हाई दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर जीडीपी। लेकिन ये कंजम्पशन के सेक्शन के अंदर जाके कंजम्पशन को जरूर बढ़ाते हैं। Transfer payments do affect the demand for goods and services indirectly. Transfer payments are the opposite of taxes. They increase households' disposable income, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है, just as taxes reduce disposable income. तो ये हमारी गवर्नमेंट परचेजेस होती हैं। अब गवर्नमेंट परचेजेस के अंदर हम देखते हैं, गवर्नमेंट परचेजेस इक्वल टैक्सेस माइनस ट्रांसफर्स, ठीक है जी। देन G is equal to T and government has a balanced budget. अब इसको 3 तरीके से डिस्कस करते हैं। देखें, पाकिस्तान के हम पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि के बात कर रहे हैं, हम फिस्कल पॉलिसी को ब्रीफली से डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं कि जी रेवेन्यूज होते हैं और हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के। पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यूज का, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो टैक्सेस से आता है। गवर्नमेंट ने आपसे टैक्सेस दिए, ये गवर्नमेंट के रेवेन्यूज है।
लेट्स से कि गवर्नमेंट ने 100 रुपए के टैक्सेस लिए और इन 100 रुपए की गवर्नमेंट ने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर मार्केट से। वो गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो सकती हैं? वो डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकती हैं, वो जो है वो आर्मी की सर्विसेज से रिलेटेड हो सकती हैं, वो टीचिंग की सर्विसेज से रिलेटेड हो सकती हैं, पुलिस की सर्विसेज से रिलेटेड हो सकती हैं, वो बहुत सारी चीजें खरीदी जाती हैं, हम उनसे रिलेटेड बात कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने जितना पैसा लिया लोगों से, ठीक है जी, इक्वल माइनस sorry, if government purchases equal taxes minus transfers, then G is equal to T and government has a balanced budget. तो अगर गवर्नमेंट के रेवेन्यूज और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर दोनों चीजें अगर बिल्कुल बराबर है तो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट का एक बैलेंस बजट है। जाहिर है कि एक बैलेंस बजट, एग्जैक्टली बैलेंस बजट तो आज तक शायद नहीं आया हो। पाकिस्तान की हिस्ट्री है, सुना है कि 1961 के अंदर एक हमारे पास जो सरप्लस बजट आया था जिसके अंदर हमारे रेवेन्यूज ज्यादा थे, हमारे एक्सपेंडिचर्स कम थे। उसको हम कहते हैं बजट सरप्लस। ये तीसरी वाली कंडीशन है, इफ जी इज लेस देन टी, यानी गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो टैक्सेस से कम है। गवर्नमेंट ने जो पैसा खर्च किया वो कम है, गवर्नमेंट ने जो पैसा रिसीव किया वो ज्यादा है, गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा बच गया। और आपको याद होगा इस चैप्टर के शुरू में जो हमने फिगर डिस्कस की थी, उस फिगर के अंदर जाके देखिएगा कि अगर जो है वो जी टी से कम है तो गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा बच जाता है जिसको हम पब्लिक सेविंग का नाम देते हैं, और वो पैसा जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाता है और उसके बाद वो घूम फिर के वापस मार्केट के अंदर आता है इन्वेस्टमेंट के नाम के ऊपर। लेकिन अगर जी बड़ा है और टी जो है वो छोटा है, यानी कि गवर्नमेंट ने रेवेन्यूज कम जनरेट किए हैं लेकिन गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर्स अपने ज्यादा किए हैं, जो पाकिस्तान का केस होता है मोस्टली। आपकी दफा मई के अंदर अभी आपका बजट आने वाला है, इस बजट को जरा सा गौर से देखिएगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी दफा बजट डेफिसिट जो है वो बहुत ज्यादा होगा। उसकी वजह ये है कि अभी रिसेंटली कोरोना की वजह से जो भी सिचुएशन हुई है उसके अंदर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा हुए हैं लेकिन टैक्सेस के नाम पर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को रिसीव नहीं हुआ। और हर साल इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर ऐसा ही होता है कि हमारा एक बजट डेफिसिट होता है जिसके अंदर रेवेन्यूज कम होते हैं और हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं। तो गवर्नमेंट रन्स अ बजट डेफिसिट व्हिच इट फंड्स बाय इशूइंग गवर्नमेंट डेट, दैट इज बाय बोरोइंग इन फाइनेंशियल मार्केट्स। ये पूरा एक टॉपिक है जो हम मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बाद में जाके डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट इस बजट डेफिसिट को जो है वो कहां से पूरा करती है। तो फिलहाल हमने कहा कि जी गवर्नमेंट परचेजेस की हमने बात की यहाँ पर, तो क्या होती है। अब हम अज्यूम करते हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टोटल टैक्सेस आर एक्सोजीनस वेरिएबल्स। यहाँ पे हम कहते हैं बेसिकली एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एक्सोजीनस वेरिएबल्स आर बेसिकली आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है जी, कि जो दूसरे हमारे मॉडल के अंदर बाकी जितने भी फैक्टर्स मौजूद हैं उनके साथ जो है वो रिलेट नहीं कर रहे हैं, दे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हम अज्यूम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग एंड टोटल टैक्सेस आर एक्सोजीनियस वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हमारा जो मॉडल था y इज इक्वल टू c प्लस i प्लस g प्लस nx, उसके अंदर हम किसी भी जगह पे जो है वो ये दोनों चीजें यानी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स और टैक्सेस ये इंडिपेंडेंट फिलहाल हम कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि इनका अभी फिलहाल हम कह रहे हैं कि कंजम्पशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इनका जो है वो उसके साथ इन्वेस्टमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है फिलहाल। The endogenous variables here are consumption, investment and interest rate. Endogenous यानी कि इसके ऊपर जो वेरिएबल्स डिपेंड कर रहे हैं फिलहाल हम अज्यूम कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है और रियल इंटरेस्ट रेट है। सॉरी मेरा ख्याल है मैंने पहले कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि उनका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उनका इनके साथ इस तरीके से ताल्लुक नहीं है कि वी आर नॉट कंसीडरिंग के दे आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, these two. We are not saying, we are saying that they are not dependent variables, they are independent variables. इनकी वजह से बाकी सब के ऊपर तो इम्पैक्ट आ सकता है लेकिन बाकी सब की वजह से इनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो हमने कहा हमारे एंडोजीनियस वेरिएबल्स जो हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट रेट। इस चीज को हम जरा सा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, विच मीन्स के गवर्नमेंट टैक्सेस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स की वजह से कंजम्पशन पे फर्क आ सकता है, इन्वेस्टमेंट पे फर्क आ सकता है, इंटरेस्ट रेट पे फर्क आ सकता है, लेकिन इन तीन चीजों की वजह से हमारे इस मॉडल के अंदर फिलहाल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स और गवर्नमेंट के रेवेन्यूज के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा बिकॉज these two are considered as independent variables in our model। और बाकी तीन की जो हमने बात की है उनको फिलहाल हम अज्यूम कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल इस मॉडल के अंदर, ठीक है जी।
तो हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी टोटल डिमांड कहाँ से आती है, मैं एक दफा इसको सम अप कर देता हूँ। हमने कंसीडर किया है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्लोज्ड इकोनॉमी। अगर हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला बनता है y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। y इज अवर आउटपुट, c इज अवर कंजम्पशन, i इज अवर इन्वेस्टमेंट एंड g इज अवर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हमने कहा कि कंजम्पशन डिपेंड करती है डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है कि जब हम आउटपुट में से टैक्सेस को निकाल देते हैं तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम बचती है। सेविंग उस वक्त ज्यादा होगी जिस वक्त हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी, जब हमारी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी और हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होगी। नेक्स्ट हम आते हैं, हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है रियल इंटरेस्ट रेट के ऊपर। रियल इंटरेस्ट रेट जितना ऊपर जाएगा इन्वेस्टमेंट उतनी ही हमारी नीचे आ जाएगी। उसकी वजह क्या है कि जी मुझे बैंक के अंदर पैसा रखवाने में ज्यादा फायदा है बजाय इसके कि मैं मार्केट में जाके इन्वेस्टमेंट करूं। नंबर 3 हम आते हैं गवर्नमेंट परचेजेस की हम बात करते हैं। गवर्नमेंट परचेजेस के अंदर हमने कहा है कि गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ कोर्स डिपेंड कर रही है हमारे रेवेन्यूज के ऊपर गवर्नमेंट के, यानी कि टैक्सेस के ऊपर, और गवर्नमेंट जहां जहां पर खर्चे कर रही है। और इस मॉडल के अंदर हमने अज्यूम किया है फिलहाल अपने सभी चैप्टर के अंदर के ये दो हमारे यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एक्सोजीनियस वेरिएबल्स है और टी जो है वो हमारा यानी टैक्सेस, ये भी हमारा एक्सोजीनियस वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इसको हमने फिलहाल फिक्स्ड अज्यूम किया है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स फिक्स्ड हैं और हमारे टैक्सेस फिक्स्ड हैं। और इसके अंदर 3 सिनेरियोज हो सकते हैं कि बैलेंस बजट हो सकता है, बजट डेफिसिट हो सकता है और बजट सरप्लस हो सकता है। प्रोबेबली जो आप न्यूज के अंदर पढ़ेंगे इस साल मई में आने वाले बजट के अंदर, अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर है तो लिखा हुआ आएगा कि बजट डेफिसिट, और अगर उर्दू न्यूज़पेपर है तो आप सुनेंगे कि नेशनल असेंबली के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने इतने अरब रुपए के खसारे का बजट पेश कर दिया विच इज बजट डेफिसिट। ठीक है जी। तो ये 3 चीजें मिलके बेसिकली डिसाइड करती हैं या डिफाइन करती हैं कि हमारा टोटल आउटपुट एक्चुअली खर्च होगा तो किधर होगा। क्या सारा का सारा कंज्यूम होगा, क्या सारा का सारा गवर्नमेंट कंज्यूम कर देगी, क्या इन दोनों के पास से कुछ अमाउंट बचेगा जो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म के अंदर मार्केट के अंदर जाएगा और फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी। और इन तमाम चीजों का जवाब मिलेगा हमें अगले टॉपिक के अंदर विच इज व्हाट ब्रिंग्स द सप्लाई एंड डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इनटू इक्विलिब्रियम। फिलहाल के लिए हम इसको यहाँ पे रोकेंगे और उसके बाद इसका आखिरी पार्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।